तो हम ना फेज इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं और ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल ना इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले तो फेज निकालना सीखेंगे, कंपोनेंट्स निकालने सीखेंगे, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो, वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है हमें। और उसके बाद ना एक जो टॉपिक आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो कौन सा है, वो अपना वो फेज ट्रांजिशन वाला है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो लास्ट में हम वो करेंगे और फिर क्वेश्चन करके प्रैक्टिस क्वेश्चन और नेट और गेट के प्रीवियस क्वेश्चन करके इसको खत्म करेंगे। तो ये काम जल्दी करेंगे क्योंकि वापस हमें शिफ्ट करना है ग्रुप थियरी पे, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ना ये वाला चैप्टर ऐसे पढ़ाया जा सकता है बट ग्रुप थियरी को ऐसे कंप्लीट करवा पाना बिल्कुल पॉसिबल, आपको समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं फेज इक्विलिब्रियम से। सो सबसे पहले ना फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फेज क्या होता है। अपना जो ये चैप्टर है ना अपना फेज इक्विलिब्रियम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ थोड़ी फीलिंग और कुछ ट्रिक्स और अपने कॉन्सेप्ट। तो ना फीलिंग मैं बोल रही हूँ इसलिए मैंने ये वर्ड यूज करा क्योंकि ना सिर्फ फील वाला ही चैप्टर है कि आपको ना फील आनी चाहिए कि आप जो चीज बोल रहे हो। आपने बोला फेज, तो मैंने ना जैसे फेज बोला आपके माइंड में मतलब क्या चला, पहला वर्ड कुछ आपको इमेजिन कर पा रहे हो फेज के नाम से कुछ भी। जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूँ सोल्यूशन, सोल्यूशन के नाम से आपके माइंड में क्या आता है कि कुछ भी ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि बीकर में कुछ पानी वानी डाल रखा होगा या कुछ मिक्स कर रखा होगा, तो वो हमारा सोल्यूशन हो गया। तो जैसे आपको बोल रही हूँ फेज, तो फेज से रिलेटेड क्या आता है माइंड में, तो फेज से रिलेटेड मुझे अभी फिलहाल जो आ रहा है वो ये कि कुछ गैसेस हैं, कुछ मेरे को तो गैसेस दिख रही हैं, गैस जो पूरा एक फेज होता है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। तो ना पहले समझते हैं कि ये जो फेज है इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक बार हमें मीनिंग क्लियर हो गया ना फिर तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आता रहेगा अपने आप डील कर लेंगे उसको, है ना। तो पहले हमें सीखना है फेज क्या होता है, ठीक है। अपना फेज, अपना पहले मैं पूरी थियरी लिखवाने से पहले या फिर आपको एक डेफिनेशन देने से पहले थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एक काम करा यहाँ पर, मैंने ले लिया अपने पास ये एक बीकर कह लो इसको, ठीक है, ये हमने ले लिया, इसमें ना हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको कितनी चीजें दिख रही है, तो आप कहोगे जैसे आपको दिख रहा है इस टाइम पे स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है, आपको कितनी चीजें दिख रही है, तो आपको दिख रहा होगा अगर इस बीकर को थोड़ा 3D में माने कि बीकर हमारे सामने रखा हुआ है, इसमें वाटर ऐड कर रखा है, तो कितनी चीजें दिख रही है, आप कहोगे एक, क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ वाटर दिख रहा है, मुझे तो बीकर भी दिख रहा है, तो मैं दो चीजें दिख रही है ना यहाँ पर। अगर ये मालिक पूरा सिस्टम अपना है बीकर और वाटर का, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, कौन सा, एक तो वाटर है हमारे पास, है ना, और एक बीकर है। तो अगर इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाए तो एक हमारे पास सॉलिड है एक लिक्विड है, क्या आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे, पानी को उठा के गिरा दो, है ना, इसको थोड़ा टेढ़ा करो, पानी बाहर और ये अलग, दोनों चीजें अलग अलग होगी ना। यहाँ पे हमारे पास इनको बोलेंगे दो अलग अलग फेज हैं ये। तो फेज बेसिकली वो ऐसी चीजें हैं जिनको आप ना अपनी आईज से देख सकते हो, अपनी आईज से अलग अलग कर सकते हो, कि मतलब आपको ये चीजें वाटर आपको अलग दिखेगा, आपको बीकर अलग दिखेगा, है ना, तो आपकी आईज से वो अलग अलग दिखना चाहिए। तो जो भी चीजें आपको आईज से अलग अलग दिखेंगी ना उनको हम मानेंगे कि वो फेज है, ठीक है। अभी के लिए अभी हम डेफिनेशन में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं टॉपिक को, ठीक है। अब ना एक काम करेंगे, अब ना ये बीकर तो मैंने वैसे बोल दिया, अब ना हम ये मानेंगे बीकर जो हमारा सिस्टम है, ये बीकर हमारा सिस्टम है, हम ना जो इसके अंदर हो रहा है सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे, बीकर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाली बात पक्की होगी ना, ये डील है कि बीकर को भी कंसीडर नहीं करना, बीकर के अंदर जो भी हो रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर देखो वाटर हमने ले लिया, ठीक है। अब वाटर तो चलो एक ही चीज है, अगर हम सिर्फ अंदर वाला कंसीडर करें तो हमारे पास सिर्फ वाटर है। तो फेज क्या होता है, जितनी चीजें आपको दिख रही है अलग अलग दिख रही है अपनी आईज से, तो वाटर हमारे पास क्या हो गया, एक फेज हो गया, है ना। अगर एक काम करो इसके अंदर नमक डाल दो, मान लो इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया, हमने इसमें NaCl ऐड कर दिया, तो जैसे ही आप वाटर में NaCl ऐड करोगे, नमक होता है वो तो घुल जाएगा पानी में, है ना, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा प्रॉपर। तो डिसॉल्व होने के बाद भी क्या होगा, ये वाटर जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, कुछ इसको फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि जो NaCl था वो तो पूरा डिसॉल्व हो गया, है ना। तो अब हमें क्या दिख रहा है, कहने के लिए इसमें NaCl प्लस वाटर है, लेकिन हमें जो दिखेगा अपनी आईज से हमें सिर्फ दिखेगा कि पानी है। ऐसे समझो इसको कि मैंने एक ग्लास लिया, आपको दिखाया कि इसमें पानी है, आपको यहाँ पानी में कई बार टर्न करना, जैसे हमने टर्न करा मैंने पानी डाला और मिला दिया पूरा, मैंने वापस बोला देखना इसमें क्या है, पानी है ना, आपको यहाँ पानी है, क्योंकि आपको नमक दिख रहा है वो पूरा डिसॉल्व हो चुका है उसके अंदर। तो ये दोनों चीजें क्या है आपस में पूरी डिसॉल्व हो चुकी है प्रॉपरली, आपको नहीं दिख रहा, आपको इसमें नमक दिखेगा ही नहीं कहीं पर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक ही फेज है, हमें एक ही चीज दिख रही है। तो फेज बेसिकली वो होता है जो अपनी नई आईज से देख सकते हो, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। तो आपको जो एक चीज से देख सकते हो, समझ में आया। अब ना एक काम करो, मैंने बोला एक बार फिर से टर्न करना, मैं इसके अंदर शुगर डाल दी, मैंने इसके अंदर शुगर डाल दी, अब क्या हुआ, शुगर जो है वो भी वाटर में डिसॉल्व कर गई, है ना। तो कहने के लिए मुझे पता है कि मैं शुगर और NaCl में मतलब शुगर और सॉल्ट इसमें ऐड कर चुकी हूँ पानी में, बट आपको तो नहीं पता, आपको तो मैंने टर्न करवाया था पहले, है ना। तो क्या होगा, ये तीनों चीजें आपको लग रहा है कि वो वाटर ही है बट उसमें ऑलरेडी जा चुकी है, तो जो हमें आईज से दिखेगा हम उसी को फेस मानेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के मिलने के बाद भी वो फेस हमारे पास एक ही रहा, इन तीनों के ऐड होने के बाद वो फेस कितना है, 1 ही है, क्योंकि हम एक ही चीज देख पा रहे हैं, हमें सिर्फ पानी दिख रहा है, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया। उसके बाद ना हम एक काम करते हैं, हमने ना वाटर ही लिया हुआ है, हमने वाटर ही लिया हुआ है, अलग से लिया, उसमें वाटर है अभी फिलहाल ये H2O, है ना, ठीक है। अब मैंने ऊपर से क्या करा,
इसमें ना कुछ पेबल्स डाल दिए मैंने, कुछ पेबल्स ऐड कर दिए, तो क्या होगा, पेबल्स तो हमें अलग अलग दिखेंगे ऐसे है ना। स्टोन्स मतलब बेसिकली पेबल्स के स्टोन्स है, स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं, पेबल्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अब अगर आप देखोगे आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, एक तो वाटर है और एक पेबल्स है। सो वाटर प्लस पेबल्स आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें हमें दिख रही है। तो हमारे पास फेस कितने हो जाएंगे, 2। समझ पा रहे हैं मैं कैसे बोल रही हूँ। जितनी चीजें आपको दिखेंगी हम उन्हीं को बोलेंगे कि हमें तो वही दिख रहा है, तो हम उन्हीं को मानेंगे फिर फेस। ठीक है, तो पेबल्स प्लस वाटर आपको अलग अलग दिख रहा है, तो हमें वाटर अलग दिख रहा है, पेबल्स अलग दिख रहा है, तो क्या होगा, फेस हमारे पास कितने हो गए, 2। इतना क्लियर हो गया। अब ना थोड़ा और एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 3 एग्जांपल हो गए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब ना किचन में चलते हैं। किचन में सपोज करो आपने नमक लिया, ठीक है, सॉल्ट लिया आपने, और सॉल्ट में ना शुगर को ऐड कर दिया, सॉल्ट में शुगर को ऐड कर दिया, तो क्या आपको अलग अलग दिखेगी। अगर मान लो मैं ही करती हूँ काम, मैंने ना सॉल्ट और शुगर को ऐड कर दिया और मैं आपको बोल रही हूँ सॉल्ट को शुगर को सेपरेट कर दो, तो चलो मेरे कहने से अगर आप सेपरेट करना स्टार्ट करोगे तो सॉल्ट अपना कुछ ऐसा सा है, बिल्कुल एकदम ऐसा है। शुगर कैसे होती है, हल्के से ऐसे ऐसी होती है, ऐसी ऐसी होती है। तो हम ना बहुत मेहनत करके इनको हल्का सा सेपरेट तो कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट हम थोड़ा सा करेंगे, कुछ पोर्शन उसको उठा लें एटलीस्ट। मान लो एक स्पून हमने उसमें उठाया, उसको गिराया पहले हमने फ्लोर पे और उसको अलग अलग करना स्टार्ट करा, तो आप ना निकाल दोगे अलग अलग करके, क्योंकि जो शुगर के जो पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं सॉल्ट के कंपेरिजन में, है ना, तो आप ना इसको अलग अलग कर सकते हो। तो हमें ना अलग से मतलब ध्यान से देखने से समझ में आ जाएगा कि सॉल्ट अलग है और शुगर अलग है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फेजेस कितने हैं, हमें सॉल्ट और शुगर दिख जाएगी आराम से ना, तो फेजेस कितने यहाँ पर, 2 है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने ना सॉल्ट लिया और साथ में अपना टॉपिक की फिर समझने का ट्राई करो, क्योंकि अब ना उसमें शिफ्ट करेंगे किस पे, अपने केमिस्ट्री वाले मॉलिक्यूल्स पे ना, उन पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो मैंने क्या करा, अभी शुगर है ना उसको मैंने क्रश कर दिया, उसको मिक्सर में डाला, क्रश कर दिया पूरा, ग्राइंड कर दिया पूरा। तो क्या हो गया हमारे पास क्रश शुगर, इस बार क्रश्ड शुगर। वो कैसे दिखेगी, बिल्कुल जैसे नमक दिखता है। अब मिला दिया मैंने दोनों को, तो क्या अब आप उसको अलग अलग कर पाओगे, अब उसको बता पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि कौन सा नमक है और कौन सी शुगर है, जब तक आप टेस्ट ना करो, है ना। टेस्ट करो, दोनों मिल चुके तो दोनों का कंबाइंड टेस्ट आने वाला है। फिर इस वाले केस में क्या हमें दोनों एक ही जैसे दिख रहे थे, हमें फेस कितना होगा, फेस होगा हमारे पास 1। समझ गए, जितनी चीजें आपको दिखेंगी फिजिकली, जितने आप देख पाओगे अपनी आईज से देख पाओगे, उनको हम बोलेंगे फेस। अदरवाइज जो हमें अलग अलग दिखे उसको अलग अलग कर देंगे। इतना क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास फेस है। इतना क्लियर हो आपको ये सारी एग्जांपल्स, अगर आपको स्टार्टिंग में बस देख भी लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला फेस की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी कंफ्यूजन हो ये वाले एग्जांपल्स को कंसीडर कर लेना। ठीक है, अब ना हम चलते हैं अपनी केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन पे। केमिस्ट्री में फेस का मतलब क्या होता है, तो ना एक डेफिनेशन जो आपको हर बुक में मिल जाएगी, कहीं पे भी देखना हर बुक में मिल जाएगी। अच्छा, आप ना मुझे बोलते हो कि मैम कभी कभी ना बुक्स बता दिया करो, अभी तो हम नहीं पढ़ रहे बुक्स, अभी तो आपका पढ़ाई वाले पढ़ रहे हैं, बट कभी हमें इन फ्यूचर कभी रेफर करना हुआ किसी चीज़ के लिए, कोई हमसे मान लो हम टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, कोई रेफर करेगा हमसे, मांगे हुए बुक, तो कौन सी बुक बताएंगे। तो ना इसके लिए मैं बुक रेफर कर रही हूँ केएल कपूर। ठीक है, केएल कपूर में अच्छा दिया हुआ है। और ना एक पीएसपी बुक जो है पूरी शर्मा पठानिया, कहने के लिए इंडियन ऑथर बुक है, बट कुछ एग्जाम्पल्स आप अच्छे दिया हुआ है, बट जो स्टैंडर्ड बुक है ना केएल कपूर में काफी अच्छा लिखा हुआ है, काफी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सुना, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं उसमें फेस की डेफिनेशन क्या है। फीलिंग वाला पार्ट तो हमने देख लिया, अभी थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। तो इसका सबसे पहली बात तो ये होमोजीनियस, पहला वर्ड है होमोजीनियस। अभी होमोजीनियस का मतलब पहले इसी को समझते हैं। ठीक है, पहले लिख लो, चलो भाई, होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट, होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट, homogeneous, physically distinct and mechanically separable, mechanically separable, mechanically separable। अब कोई भी ऐसी चीज मान लो मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, ऐसा लिखो, ये अपने पास होगी डेफिनेशन किसकी, फेस की, पार्ट ऑफ अ सिस्टम। मतलब हमने कोई सिस्टम कंसीडर करा, उसका कोई भी ऐसा पार्ट जो होमोजीनियस है, जो फिजिकली डिस्टिंक्ट है और मैकेनिकली सेपरेबल। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ होमोजीनियस की, तो स्टार्टिंग में क्या करा था, वाटर लिया था यहाँ पर, है ना। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो रखा है, आप उसको ना कुछ अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बोलते ये वाला पार्टिकल छोटा है, इसका ये वाला बड़ा है, प्रॉपर पूरा मिक्स हो रखा है अच्छे से। होमोजीनियस देखने से सिर्फ वो एक ही चीज लग रही है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब देखने से एक ही चीज लग रही है, ऐसे हम समझ सकते हैं। आपने इसमें NaCl ऐड कर दिया, वो भी पूरा डिसॉल्व हो गया, अभी भी ऐसा ऐसा सही है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आप उसको देख के अलग अलग नहीं कर सकते, वो होमोजीनियस ही रहेगा। होमोजीनियस का मतलब जैसा पहले दिखा था वैसा ही रहेगा, कुछ भी ऐड कर दीजिए पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर डिसॉल्व होगा, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे होमोजीनियस। और फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आप उसको
मतलब अपनी आई से देख सकते हो, उसको पकड़ के अलग अलग भी कर सकते हो। फिजिकली डिस्टेंस मतलब आपको आई से वो अलग अलग दिखेगा। जैसे वाटर और सॉल्ट आपको नहीं दिखेगा, मान लो इसमें NaCl है, ठीक है, ये आपको नहीं दिखेगा। बट अगर मैं बात कर रही हूँ वाटर की और पेबल्स की, तो वो आपको अलग अलग दिखेंगे, है ना। देखने से ही पता लगेगा वाटर अलग है और पेबल्स अलग है। तो इसका मतलब हो गया फिजिकली डिस्टिंक्ट। थर्ड क्या है, मैकेनिकली सेपरेबल, मतलब आप उसको खुद से सेपरेट कर सकते हो अपने हाथों से। कैसे सेपरेट करोगे, पानी को गिरा दो, पेबल्स बच गए, है ना। तो इनको ऐसे क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फेस। इतना क्लियर हुआ। अब ना कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स तो क्या कहेंगे, कुछ ना केसेस होते हैं, अलग अलग केसेस, जिसमें ना मतलब हमें देखते हैं कि फेजेस कितने होंगे। तो हमने एक चीज समझ ली कि जितनी चीजें हमें अलग अलग दिखेंगी ना फर्स्ट साइड पे, जो हमें दिखेंगी एक्चुअली जो दिखेंगी, उनको ना हम सेपरेट कर देंगे, उनको बोलेंगे फेस है, ठीक है। चलो अब ना हम कुछ बात करते हैं, केसेस डिस्कस करते हैं, अलग अलग केसेस डिस्कस करते हैं, है ना। यही वाले केसेस आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, है ना। तो फर्स्ट केस होता है जो सबसे सबसे पॉपुलर होता है, जो हमने अपने बीएससी के लेवल में, मतलब बीएससी की क्लासेस में पढ़ा होता है। कौन सा है सबसे पहला, देखो अब मैंने आपको बोला जो चीजें हमें जितनी दिखेंगी हम उतनी काउंट करेंगे, है ना। ये वाली अपनी डील हुई है, ओके। अब ना जहाँ पे आप बैठे हुए, जिस भी रूम में आप बैठे हुए, अपने आसपास देखो क्या है, आपके आसपास क्या है, गैसेस हैं। CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, और क्या है, वाटर वेपर्स भी होंगे। मतलब एक तरह से लगा लो कि गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या है, गैसेस हैं। तो क्या आप गैसेस को देख सकते हो, क्या आप ये बता सकते हो आपके आईज के सामने इस टाइम पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उड़ रहा है, नाइट्रोजन का, क्या आप देख के बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। हमें नहीं पता हमारे अभी आईज के सामने CO2 का मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सामने CO2 का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का, हम नहीं बता सकते ना। हमें तो सब कुछ सेम ही लग रहा है, हमें तो ये फील भी नहीं हो रहा कि आसपास गैसेस है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस आप लगा लो, वो सारी क्या होती है, वो सारे हमारे पास हमें एक ही दिखाई देने वाली हैं। तो जितनी भी गैसेस उनके होंगे हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब आपस में कंप्लीटली मिक्स हो रखी है वो, उनको हम सेपरेट नहीं, हमें देख नहीं सकते, मतलब आई से ऐसे ये हमारे पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उड़ता हुआ है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल उड़ता हुआ है ना, तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जितनी भी गैसेस हो, मैंने अभी 3 लिखी है, आप कितनी मर्जी इसमें ऐड कर लो, जितनी भी गैसेस होंगी सारी आपस में मिल जाएंगी, तो हमारे पास क्या है, एक ही फेस है। फेस को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फेस कितना है यहाँ पर, एक ही फेस है। तो जितनी भी गैसेस होंगी वो क्या होती है, होमोजेनियस होती है, मतलब कंप्लीटली मिक्सेबल कह लो या फिर कंप्लीटली मिक्स्ड होती है। तो उनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, मतलब देख नहीं सकते हो, और अगर देखोगे भी तो ये मानो क्या एक ही जैसा लगेगा, सब कुछ एक ही जैसा है, तो उसको हमने बोल दिया फेस 1, ठीक है। अभी ना इसमें ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ये वाली बात तो ठीक है मैम, ये तो ठीक बोल रहे हो कि एक ही चीज दिख रही है, तुमने मान लिया एक है। लेकिन ना यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अब ना गैसेस जो है थोड़ी अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप की गैसेस। जैसे मान लो हमने ना सरफेस केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ लिया, वहाँ पे गैसेस जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन था, गैसेस वहाँ पे सारी एब्जॉर्ब हो रही थी, है ना। लेकिन वहाँ पे एक केस था, कौन सा, कि जो अपने पास ऐसे वाली गैसेस होती हैं जो इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, उनका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वो वाली गैसेस फिर यहाँ पर भी आती हैं कि अगर आप कोई ऐसी गैस कंसीडर कर रहे हो जिसकी लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज्यादा है, या फिर वहाँ पे क्या रीजन बताते हैं मैंने लिक्विफाई होने का, कि उसके वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे लिखो अगर वेंडरवॉल फोर्सेस हैं किसी गैस से जो ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरी वाली गैस से, सो वेंडरवॉल फोर्सेस अगर हमारे पास एक गैस की, मान लो कोई गैस है ए, उसके अगर वेंडरवॉल फोर्स ज्यादा है ए का बी से, काफी ज्यादा है अगर, तो फिर इसको हम बोलेंगे अलग अलग फेज यहाँ पे। अगर ऐसा केस होता है बोलेंगे फेज हमारे पास क्या है 2, क्योंकि ये वाली गैस बहुत जल्दी लिक्विफाई हो सकती है। तो अगर इसको लिक्विफाई करना स्टार्ट करो, लिक्विफाई कैसे करते हैं, मान लो आपने ना दोनों गैसेस ली, एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि ना जैसे अगर हम बात करते हैं नॉर्मल गैसेस की, जो एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे आपको दिया था सरफेस में, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल गैसेस की, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ऐसे होता है ना हमारे पास। तो नीचे तरफ क्या होता है, साइज बढ़ना शुरू करता है, मास भी बढ़ना शुरू करता है, तो नीचे तरफ वैंडरवॉल फोर्स भी बढ़ता है। तो अगर मैं यहाँ आपको कंपेयर करवाऊंगी, हीलियम गैस है जो सबसे छोटा साइज जिसका है, और हमारे पास ज़ेनन है, ठीक है, इन दोनों में साइज किसका ज्यादा है, इसका ना। तो हमारे पास जो है वैंडरवॉल फोर्स भी इसी का ज्यादा होगा, तो वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये हमारे पास जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। तो क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स एक्सी का बहुत ज्यादा है एच से, तो इन दोनों के केस में क्या होगा, वैंडरवॉल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, तो ये जल्दी लिक्विफाई होगी, इजीली लिक्विफाइबल, कंपैरेटिवली जल्दी लिक्विफाई होगी। तो इस वाले केस में क्या बोलेंगे कि फेजेस 2 हैं। अब ना इसका मतलब कैसे हुआ, आप कहोगे मैम गैसेस तो हमें एक ही दिखेंगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक जैसे दिखेंगी। अब मान लो हमने यहाँ पे ये वाला हमारे पास पोर्शन है, इसमें ना हमारे पास ये एक्सी और हीलियम दोनों हमारे पास है, अपनी ज़ेनन या ज़ेनोन जिसको बोलते हो आप, तो ये ज़ेनोन और यहाँ पे हीलियम हमारे पास ऐसे गैसेस हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको लिक्विफाई कैसे करते हैं, मान लो इसको एक सिलेंडर में आपको फिल करना है, तो कैसे फिल करते हैं, इसके ऊपर ना प्रेशर लगाना स्टार्ट करो, प्रेशर लगाना शुरू करो, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो, एक ही बात है ना, लिक्विफाई होना स्टार्ट होगी। तो ना
क्योंकि इसका वैन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा है, तो ये जल्दी मतलब वैन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वैन डेर वाल्स ज्यादा होने का मतलब है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो एक दूसरे को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। हम ना गैस से लिक्विड बना रहे हैं, तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो अगर वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, तो उस वाले केस में होगा, इस वाले केस में हमारे पास फेजेस 2 हो जाएंगे, मतलब वो जल्दी लिक्विड बन गई। तो एक हमारे पास जो हमारे पास एक्स है, क्या हो गया, लिक्विड बन गई, हीलियम ऊपर रहेगी गैस की फॉर्म में। तो अब हमें 2 चीजें दिख रही है अलग अलग, कि हमारी ए गैस तो ऊपर है, ए नीचे लिक्विड है, तो अब 2 चीजें दिख रही है अलग अलग, है ना। तो बस इस वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फेजेस 2 जाएंगे, ठीक है। तो गैसेस वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर सारी गैसेस ए जैसी ही है तो फेज 1। अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन करके दे दिया एग्जाम में कि हमारे पास कुछ ऐसा सा केस है, जैसे इन दोनों को ही देख लो कि वैन डेर वाल्स फोर्स है बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, है ना, तो इस वाले केस में फिर हम अलग अलग कर देंगे। क्लियर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो, अगर हम बोलते हैं सेकंड वाला केस है ना अपने, ये सेकंड केस कौन सा होता है, हम ये मान लें कि जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो लैब में, है, लैब में आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, मान लो मैं आपको बोल रही हूँ NaOH का सॉल्यूशन बना के लेकर, मैंने बोला NaOH का सॉल्यूशन बनाओ, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब गए, आपने बनाया NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने बोला HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, मतलब मुझे चाहिए एक्वस HCl। तो क्या करोगे, वाटर में HCl ऐड करके लाओगे, आप क्या करोगे NaOH मतलब ऐड करके लाओगे वाटर में। तो जब मान लो आप अलग अलग बीकर में ना या फिर अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर आ गई, ठीक है, तो जब देखोगे ना, अगर हम किसी थर्ड बंदे को पकड़ के दिखाएंगे बताओ HCl कौन सा है NaOH कौन सा है, तो उसको तो ऐसे दोनों में से दिखेगा, दोनों में पानी डला हुआ है, तो ये वो बता ही नहीं पाएगा कौन से में NaCl है कौन से में HCl है। तो यहाँ से कंक्लूजन आता है कि अगर किसी भी अपने पास किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का अगर अपने पास क्या है एक्वस सॉल्यूशन है, तो वो फेज 1 ही होगा। जितने भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं क्या होगा, उनका फेज 1 होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर एक्वस सॉल्यूशन और प्रॉपर अगर डिसॉल्व हो रहे हैं उसमें, तो फिर उनका क्या होगा, फेज हमारे पास 1 ही होने वाला है, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्स हो चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। अपने यहाँ से 2 चीजें आती हैं कि मैम एक्वस सॉल्यूशन मान लो इसके अंदर आप अगर ये मान लें कि आप बोल रहे हो कि फिनोल डाल दो, मान लो फिनोल का एक्वस सॉल्यूशन, आपने फिनोल डाल दिया वाटर में, या फिनोल तो चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, कुछ और लेते हैं, बेंजीन डाल दिया, सपोज बेंजीन डाल दिया, ठीक है। बेंजीन आप बोल रहे हो बेंजीन का एक्वस सॉल्यूशन हमने बना दिया, तो बेंजीन का एक्वस सॉल्यूशन बनाने का मतलब है आप वाटर में ऐड करो बेंजीन को, ठीक है। चलो ऐड तो कर दिया, अब क्या है ये, एक ये है बस हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्बन, और ये है पोलर सॉल्वेंट। तो ये तो आपस में एक तरह से कम्प्लीटली नॉन पोलर, कोई पोलैरिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं इसके पास, कम्प्लीटली नॉन पोलर। तो ये क्या होगा, इसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा, आपको दोनों अलग अलग चीजें दिखेंगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या है, ये प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो जिस कंपाउंड का एक्चुअल में बनता है अपना एक्वस सॉल्यूशन, उस वाले केस में बोलेंगे फेज 1, ठीक है। इसके लिए कैसे पता लगेंगे कि एक्चुअल में डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहाँ से हमारे पास एक नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वाला केस आता है कौन सा, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो 2 पोलर सॉल्वेंट होंगे ना, वो कम्प्लीटली आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे फेज 1 होगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ आता है कि जो कम्प्लीटली ऐसे आप लिख सकते हो 2 पोलर सॉल्वेंट्स और 2 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर completely miscible या फिर आर completely homogeneous। 2 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर completely homogeneous यानी कि आपस में पूरे मिल जाते हैं, तो आपको अलग अलग देख नहीं पाओगे आप उनको, completely homogeneous, therefore phase is equal to 1। देखो बीच में और लिखा है मैंने, और है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ना वो वाली बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता है ना, मैंने बोला पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले पोलर वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, वाटर है उसमें अल्कोहल डाल दो, मान लो इथेनॉल डाल दिया ETOH, ठीक है। अल्कोहल प्लस वाटर क्या है हमारे पास, दोनों पोलर होते हैं और दोनों में बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके वजह से कम्प्लीटली मिक्सिबल। आप वाटर में अल्कोहल को डाल के देखिए, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मिक्स हुआ है कौन सा, मतलब एकदम से कम्प्लीटली होमोजेनियस हो जाता है, एकदम होमोजेनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से होगा फेज इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों क्या है पोलर हैं। तो जब दोनों पोलर सॉल्वेंट होंगे तो फेज कितना होगा, 1 होगा हमारे पास। अब लेते हैं बोथ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, बोथ नॉन पोलर, मान लो आपने ले लिया बेंजीन ले लेते हैं, लिखा हुआ है पहले से C6H6 और साथ में हमने ले लिया CCl4, ये मैं किसमें पढ़ा था, CCl4 जो होता है कम्प्लीटली क्या होता है, नॉन पोलर होता है, किसमें देखा था एग्जाम्पल,
केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, है ना। पूरी सीरीज हमने लगाई थी कि CH-Cl3 है, CH2Cl2 है, CH3Cl है, CCl4 है। सब पोलर कौन सा होगा, ये देखा था, कंप्लीटली नॉन पोलर। इसकी डायपोल मोमेंट पूरी कैंसिल हो जाती है। ऐसे नहीं, मान लो हमने ऐसे लगाया, ये ऐसे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, तो ओवरऑल क्या है, नेट रिजल्ट इस तरफ लगाओ, ये इस तरफ लगाओ, ओवरऑल क्या है 0। तो ये भी है कंप्लीटली नॉन पोलर, ये भी क्या है कंप्लीटली नॉन पोलर। तो क्या होंगे, आपस में मिक्सिबल हो जाएंगे, आपस में पूरे अच्छे से डिसॉल्व होंगे, है ना। क्योंकि आपने देखा ना वो वाला रूल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये भी लैब में बहुत यूज करा होगा, है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये कि अगर पोलर है तो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, है ना। तो अगर आपके पास दोनों नॉन पोलर तो उस वाले केस में कंप्लीटली अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, आप बता नहीं पाओगे 2 है 3 है कितने हैं, तो उस वाले केस में क्या बोलेंगे, फेज 1 है। लेकिन अगर एक आपके पास पोलर है और एक नॉन पोलर है, उस वाले केस में उनको अलग अलग बता पाना पॉसिबल है। जैसे ये वाला केस था, यहाँ पे हमारे पास ये तो पोलर है ना, वाटर। नेक्स्ट आप लिखना पोलर प्लस नॉन पोलर, ठीक है। थर्ड वाला बनाना पोलर प्लस नॉन पोलर। इस वाले केस में ये तो हमारे पास पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर। तो ये आपस में मिक्सिबल नहीं होंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि आप अलग अलग देख पाओगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फेज इज इक्वल टू 2। इसको हम रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं, कैसे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर आपके पास है। एक काम करना, ग्लास लेना, ग्लास में वाटर डालना, ऊपर से ना कोई ऑयल ऐड कर देना, चाहे आपका कुकिंग ऑयल हो, चाहे पे आपका हेयर ऑयल हो, कोई भी उसमें ऐड कर देना। आपको दिखेगा ऑयल की लेयर ऊपर ऊपर रह गई है और वाटर जो है वो नीचे नीचे रह गया, ठीक है। अब ये वाली बात कैसे पता चलेगी, वाटर नीचे रहेगा ऑयल ऊपर, क्योंकि जो डेंसिटी किससे ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑयल ना। ऑयल लाइट होता है, सो वो ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे रहेगा, है ना। तो इसकी वजह से दोनों अलग अलग दिखेंगे हमें। आप बता सकते हो कि ये वाली लेयर्स के ऊपर ऑयल है हमारे पास और नीचे नीचे वाटर है। सेपरेट कैसे करोगे, फिर से टेढ़ा कर दो अपनी ग्लास को, ऑयल बाहर आ जाएगा, है। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास पोलर प्लस नॉन पोलर होंगे तो हमारे पास फेजेस कितने जाएंगे, 2। इतना क्लियर हो गया, 3 केसेस हमने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। ये चैप्टर ना बहुत सिंपल है, पर ना कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए, थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए टॉपिक के लिए, ताकि आप खुद से भी कर पाओ, है ना। क्योंकि देखो मैं जो करवा रही हूँ, मान लो मैंने 10-15 केसेस आपको डिस्कस करवा दी, मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन तो आना तो उसी में से है, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने करवाया वैसा नहीं आया। अब मान लो नॉन पोलर की जगह पे मान लो आपको ना ये दे दिया, ईथर दे दिया, एक ईथर प्लस बेंजीन बोल दिया, या फिर मान लो CCl4 प्लस ईथर दे दिया, है ना। अब इससे पूछा फेजेस कितने होंगे, ये क्या है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो क्या होगा, दोनों नॉन पोलर है ना, कब से कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, होमोजेनियस होगा, तो फेज कितना जाएगा, 1। तो बस कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा सकती हूँ, एग्जाम्पल तो वो चेंज करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि मैं तो पेपर बना नहीं रही ऑब्वियसली ना। तो आपको ना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा लेंगे, है ना, वो तो घुमाने फिराने का काम तो बाद में रह जाएगा। ओके, तो अभी ना नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं अपना। ये मान सकते हैं, अच्छा अभी गैस की बात हो रही थी ना, गैस और लिक्विड की बात हो रही थी। अब ना अब ये मान लो अगर गैस और वाटर कांटेक्ट में है, अगर गैस और वाटर कांटेक्ट में है तो हम ये पूछ सकते हैं फेजेस यहाँ पे कितने होंगे, 2। इफ गैस इज इन कांटेक्ट विद वाटर, गैस इज इन कांटेक्ट विद वाटर, it will constitute a different phase, constitute a different phase। ब्रैकेट में लिखो जनरली, मतलब हर केस में 100% केसेस वैसा होगा, ये कहीं नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो अभी ना बात ये है, मान लो हमने क्या करा, इधर वाटर ले लिया अपना, ठीक है, इधर अपने पास वाटर है, इसके ऊपर ना मान लो कोई भी गैस है, ठीक है, यहाँ पे कोई गैस है जो हमें दिख नहीं रही है, बट हमने माना है कि हमारा हमने जो सिस्टम कंसिडर करा उसमें वाटर लिया और उसके ऊपर गैस डाल के ऊपर मान लो कंटेनर लगा दें यहाँ पर, मतलब कोई भी इसको लिड लगा दी ऊपर, बंद कर दिया इसको। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास नीचे वाटर है और ऊपर क्या है, हमारी गैस है। तो हमने यहाँ पे क्या हो गया, फेजेस इज इक्वल टू 2। अब ये मत कहना कि हम गैस को तो हम देख ही नहीं पा रहे, तो गैस को तो आप पहले भी नहीं देख पाए थे जब हमने CO2 प्लस O2 लिखा था, प्लस N2 ये सब लिखा था, है ना। तो गैस तो आप तब भी नहीं देख पाते, क्या हमने सबको 1 मान लिया था, है ना। तो वही वाली बात है, अभी कोई गैस तो है उसको हमने 1 मान लिया और वाटर तो हमें दिखी है 1 मान लिया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ना जनरली क्यों लिखाया मैंने कि मान लो कुछ भी केसेस जैसे मान लेते हैं अपना ये है SO2 ले लेते हैं, कोई सिंपल सी गैस SO2, इसको हमने वाटर के साथ रखा, ठीक है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे ये अपनी गैस हो गई, ये अपना लिक्विड हो गया। तो इस वाले केस में क्या है, फेजेस इज इक्वल टू 2, तो फेजेस यहाँ पर है। लेकिन मान लो कोई ऐसी गैस आ जाए आपके पास, कौन सी, जो इजीली लिक्विफाई होती हो, या फिर आप ये कह लो कोई ऐसी गैस जिसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती हो, है ना। गैस
with high dipole moment will be more soluble in water, वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगी। जैसे कि यहाँ लिखो पहले therefore constitute सिंगल फेज, इसलिए एक ही फेज मानते हैं उसको हम, constitute सिंगल फेज। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ना इसका मतलब क्या है, मान लो हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया कैसा होता है? लिक्विड? बिल्कुल नहीं, अमोनिया गैस होती है। आपके माइंड में आएगा मैम हमारे पास लैब में तो वो लिक्विड में ही होता था, मतलब बोतल में रखा होता था अमोनिया, है ना, तो एक्चुअली में गैस होती है जिसको कंप्रेस किया जाता था वाटर के अंदर। आपने देखा होगा उस पर लिखा होता था एक्वस NH4OH, या फिर मतलब NH4OH लिखा होता था। वो कैसे बनता था? बेसिकली अमोनिया को डिसॉल्व करते थे वाटर में, तब जाके बनता था अपने पास वो। तो प्योर अगर आपने देखा ना कभी अमोनिया की बोतल खोलोगे तो उसमें से गैस निकलती है, वो गैस ही होती है। तो हमारे पास अमोनिया गैस होता है, ठीक है, उसको हमने वाटर में रखा तो नहीं, काफी अच्छा सोल्यूबल होता है। जैसे इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काफी सोल्युबिलिटी जो है वो अच्छी है, तो डिसॉल्व हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, उसको फेज हम 1 मानते हैं, फेज इज इक्वल टू 1 मानते हैं। ऐसे ही मान लो HCl भी तो गैस होती है ना, हमने लैब में देखा है उसको, बोतल में डला हुआ देखा है उसको, लेकिन वो एक्चुअली में गैस होती है। उसको कंप्रेस करवाते हैं, उसको मतलब कंप्रेस नहीं, उसको लिक्विफाई करवाते हैं, सोल्यूबल करवाते हैं वाटर के अंदर। ये हमारे पास क्या होगा, इस वाले केस में भी क्या होगा, फेज इज इक्वल टू 1। तो ऐसी गैसेस जिनकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है, आप ये कह लो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस आपको दिखेंगे वाटर के साथ, वो अपने पास उसमें सोल्यूबल हो जाती है, उनको हम फेज 1 ही मानते हैं, उनका फेज 1 ही दिखता है हमें। जैसे हमने देखा ना, मैं आपको बोल रही हूँ लैब में हमने ये देखा है, हम तो बोलेंगे कि एक्सेल तो बोतल में पड़ी होती है, हम उसको 1 ही बोलेंगे, मान लो वैसे 1 मान लो या फिर ऐसे मान लो, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में हमने ये 1 वाला हो जाएगा केस। अब ना एक नेक्स्ट केस आता है, 5th वाला केस आता है जो अपना किचन से रिलेटेड है। कैसे? फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको। एक ग्लास लेंगे, ठीक है, हमने एक ग्लास ले लिया। ये ऐसे शेप का कौन सा ग्लास होता है वो तो पता नहीं, बट ये ग्लास ले लिया हमने, ठीक है। तो इसमें ना हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब ना मैं आपको बोल रही हूँ इसमें ना शुगर ऐड करते हैं, तो हमने क्या करा, इसमें शुगर ऐड कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। शुगर ऐड करी, इसमें डिसॉल्व कर दिया, पूरा घुमा दिया, घुमाने के बाद ना पूरी डिसॉल्व होगी। तब ना अब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, तो जब पूरी डिसॉल्व हो गई ना, हमने शुगर ऐड करी, आफ्टर कंप्लीट मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिसोल्यूशन, आफ्टर कंप्लीट डिसोल्यूशन, मतलब जब पूरी डिसॉल्व हो गई है उस वक्त हमें ऐसा दिख रहा है। इस वाले केस में क्या है, फेजेस कितने, तो वही वाला केस हो गया ना कि पानी में नमक डाल दो या फिर चीनी डाल दो, कुछ भी डालो, हमने शुगर ऐड करी है ना। तो शुगर ऐड करने के बाद क्या है, तो ऐसे दिख रहा है पूरी जब तक डिसॉल्व हो गई। तो डिसॉल्व होने के बाद क्या है, फेज 1 वाले केस में क्या है, फेज 1। अब ना एक काम करो, और शुगर डाल दो इसके अंदर, वापस डिसॉल्व हो जाएगी, और डाल दो, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये अपना वो पहुंच गया, कौन सा पॉइंट होता है वो, सैचुरेशन पॉइंट। अब ना इस सॉल्यूशन का आ गया सैचुरेशन पॉइंट। अब मैंने इसको सॉल्यूशन बोला, सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि मुझे तो पता है ना शुगर ऐड कर रहे हैं ऊपर से हम, है ना। तो अब जो ये सॉल्यूशन है ना, अब आ गया इसका सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब उसमें कुछ कर लो, चाहे टेम्परेचर बढ़ा लो चाहे कुछ कर लो, अब उसमें ना डिसॉल्व होने वाली है नहीं शुगर, और है ना। तो इस वाले केस में क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब फर्दर डिसॉल्व नहीं होंगे, आप शुगर इसमें ऐड करोगे, हिलाते रहो उसको, हिलाते रहो, कुछ कुछ पार्टिकल्स हमें दिखेंगे यहाँ पर। तो जब सैचुरेशन आ गया है, आफ्टर सैचुरेशन कितने होंगे फेजेस, आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2, क्योंकि अब हमें वो शुगर अलग से पड़ी हुई दिखेगी, तो हमें दिखेगा वाटर यहाँ पे है, हमारे पास वाटर है और साथ में शुगर है, तो फेजेस कितने होंगे, 2। तो आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट, दिस इज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारे पास फेजेस 2 है, पहले तो पूरा डिसॉल्व हो रही थी। इतना क्लियर हो गया। चलो उसके बाद ना एक ऐसा सा ही और हम ले सकते हैं। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, बिलो सैचुरेशन क्या होगा, बिलो सैचुरेशन का मतलब है कि सैचुरेशन अभी